आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में बच्चों। हमने अब तक पार्ट चौथा तक पढ़ लिए हैं। इसके सभी पार्ट्स जो है इसके पहले वाले वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में मिल जाएंगे, या आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट देखना है बच्चों तो कुकू केमिस्ट्री जहाँ नीचे लिखा आ रहा है उस पर टैप कीजिएगा। वह टैप करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा मेरे चैनल में तीसरा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके आप पूरा मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट देख सकते हैं और क्लास 12th के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे हम आगे पढ़ते हैं कि पायस क्या होते हैं। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके थे, एक बार रिवीजन ले लेते हैं 1 मिनट का, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे बच्चों। चलिए बच्चे यहाँ से देख लेते हैं हम यहाँ से आगे। यहाँ पे हमारे पास पायस में हमने बताया था कि परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही क्या होती है बच्चों, द्रव होती है। अर्थात यहाँ पर मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं जो येलो कलर का पोर्शन है वो क्या था, अपना तेल था, और जो छोटी छोटी बूंदें दिखाई दे रही है नीले रंग की वो क्या है, यहाँ से जल। अर्थात तेल में क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है तेल में जल, अर्थात वाटर ऑयल इमल्शन। तो तेल और पानी दोनों ही द्रव है। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था दोनों ही क्या होती है, द्रव। इसी प्रकार से अगर पानी में तेल मिला दिया जाए तो ये जल में तेल ऑयल वाटर इमल्शन कहलाता है। ठीक है, पानी ज्यादा था तो जलीय पायस और तेल ज्यादा था तो तेलीय पायस हमने इसको कहा था। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों कि यहाँ से इमल्सी कारक क्या होते हैं, इन पायस को स्थायित्व कैसे दिया जाता है, देखते हैं बच्चों आगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है इमल्सी कारक। पायस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें इमल्सी कारक कहा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम दूध की बात करें, जैसा दूध को ध्यान रखिएगा, दूध जो होता है वो जल में तेल का इमल्शन होता है। अर्थात तेल का काम, अर्थात वहाँ चिकना वाला जो काम होता है, वसाएं जो उसमें घुली हुई रहती हैं उसमें हम इसमें या कहते हैं जल में वसा घुली हुई रहती है। लेकिन आप जब दूध को देखते हैं तो दूध में वो दो भाग कभी भी अलग आपको दिखाई नहीं देते। तो इसका क्या कारण है, हम कहते हैं दूध हमको बिल्कुल एकसार दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि हमें पानी अलग दिखाई देता है और उसमें से घी जो होता है वो अलग दिखाई देता है। लेकिन जब यहाँ से दूध का दही हम बना के उसके फेंटा जाता है तब वहां से मक्खन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो होता क्या है कि इसके अंदर जल और वसा दोनों चीजें मिली हुई रहती हैं, लेकिन इन दोनों को एकसार बनाने के लिए दोनों परतें अलग अलग ना दिखें, इसके अंदर कुछ पदार्थ मिले हुए रहते हैं जिन पदार्थों को क्या कहते हैं, इमल्शी कारक, जो जल और वसा दोनों को क्या करते हैं, एक कर देते हैं और अलग अलग वो दिखाई नहीं देते। तो पायस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या मिलाए जाते हैं, इमल्शी कारक। अब हमें कैसे पता चले कि इसमें इमल्सी कारक है या नहीं, क्या जल और वसा को अलग अलग किया जा सकता है, बिल्कुल अलग किया जा सकता है। आपने देखा होगा दूध का पनीर बन जाता है, पनीर बनता है, पनीर के अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि यहाँ से अगर हमने ये लिया दूध की मात्रा ली और इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, नींबू की कुछ बूंदे मिला दी, कुछ देर बाद क्या देखते हैं, दूध फट जाता है और पानी अलग हो जाता है तथा उसका पनीर अलग हो जाता है। तो होता क्या है बच्चों, दूध में जो इमल्सी कारक का काम करता है उसका नाम है कैसीन प्रोटीन। क्या नाम है उसका, कैसीन प्रोटीन। ये वसा के कण के चारों तरफ रक्षी परत का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से जैसे ही नींबू इसमें मिलाया जाता है, नींबू में क्या होता है, अम्ल होता है, अर्थात अम्ल एक विद्युत अपघटक की तरह काम करता है। जैसे ही इसके अंदर अम्ल मिलाया जाता है वैसे ही यहाँ से ये कैसीन पदार्थ की परत टूट जाती है। यहाँ से कैसीन पदार्थ की परत क्या होती है, टूट जाती है और कोलाइडी कण जो होते हैं वसा के वो अलग अलग हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं। जैसे ही मिल जाते हैं यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से ये मिलने के बाद अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात स्कंदन हो जाता है और हमें पनीर प्राप्त होता है। तो कैसीन प्रोटीन जो होता है ये यहाँ से इमल्सी कारक का कार्य इसके अंदर करता है। तो आपको समझ में आया इमल्सी कारक क्या होते हैं। पायस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम इमल्सी कारक कहते हैं। अब आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, दूध में वसाएं जल में वितरित होती हैं, इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए कैसीन प्रोटीन होता है जो कि इमल्सी कारक का कार्य करता है। जैसे ही दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं तो कैसीन प्रोटीन की रक्षी परत टूट जाती है और स्कंदन हो जाता है। तो कैसीन परत प्रोटीन या किसका काम करता है, इमल्सी कारक का काम करता है। गोंद भी इमल्सी कारक का कार्य कर सकता है बच्चों। तो इमल्सी कारक वो पदार्थ होते हैं जो पायस को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं।
अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से पायस की पहचान कैसे की जाती है, कि यहाँ तेल के अंदर जल मिला हुआ है, मान लीजिए ये तो तेल है, तेल के अंदर जल मिला हुआ है या जल का अंदर तेल मिला हुआ है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो आपको बता दें, पहली विधि होती है बच्चों सूचक विधि, कि इसमें तेल ज्यादा है या जल ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा। हम कोई ऐसा केमिकल लेते हैं बच्चों जो तेल में घुलनशील हो। किसमें घुलनशील हो बच्चों? तेल में घुलनशील हो। अर्थात इसका मतलब मान लीजिए यहाँ दो प्रकार के पायस हैं, जिसके अंदर हम ऐसा मान लेते हैं, जैसे यहाँ से ये वाला तो पार्ट जो ब्लू और यहाँ से है पिंक वाला, ये तो तेल वाला है, और ये वाला कौन सा है? ये पानी वाला है। ठीक है, ये पानी वाला है अपना, और यहाँ से हमने ले लिया ये कौन सा वाला है? जल वाला है। ठीक है, अब हमने सूचक विधि में हमें पता है जो पदार्थ घुलनशील है वो किस में घुलनशील है? तेल में। तो अगर तेल में घुलनशील है और वो पदार्थ का रंग कैसा है? मान लीजिए लाल है, उस पदार्थ का रंग कैसा है? लाल है। तो अगर जहाँ तेल ज्यादा है, सॉरी बच्चे इसको मैंने तेल कहा था ना, ये वाला तो भाग तेल का है और ये वाला किसका है? पानी का है। अगर मान लीजिए यहाँ से इसमें तेल ज्यादा है और तेल वाले भाग में ये घुलनशील है, तो लाल रंग जो भी पदार्थ है वो तेलीय पायस में डालते ही उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा। दोबारा सुन लीजिए क्या कह रही हूँ। सूचक विधि में कोई पदार्थ हमने लिया जो केवल किस में घुलनशील है? तेल में घुलनशील है, और उस पदार्थ का रंग कैसा है? लाल है। एक तो पानी वाला पायस है और एक तेल वाला पायस है, अर्थात जिसमें तेल की मात्रा अधिक है, जैसे ही उसके अंदर आप वो लाल रंग डालेंगे पूरे पायस का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जबकि पानी वाले पायस में अगर आप इसको डालेंगे तो यहाँ छोटी छोटी लाल रंग की बूंदें दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि उसमें तेल की मात्रा कम थी और यहाँ तेल की मात्रा ज्यादा थी। ठीक है, अगला देखिए तनुता विधि। तनुता विधि का मतलब क्या है? यहाँ से अगर मुझे बताइए तेलीय पायस अर्थात तेल की मात्रा ज्यादा है और एक हम कह रहे पानी की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ से गाढ़ापन किस में होगा? तेल वाला कैसा होगा? गाढ़ा होगा, और पानी वाला कैसा होगा बच्चों? पतला होगा। अर्थात तनुता किस में ज्यादा है? अर्थात तनुता पानी वाले में ज्यादा है। अगर हम इसकी बूंदों को फैलाकर देखें तो पानी वाला जो होगा वो तो आराम से बहकर चला जाएगा, जबकि तेल वाला जो होगा वो आराम से बहेगा नहीं। तो ये होती है तनुता विधि। आप इसके अंदर गाढ़ेपन से देख सकते हैं कि गाढ़ापन अगर जिसका ज्यादा है वो तेलीय पायस है, जिसका गाढ़ापन कम है वो जलीय पायस है। नेक्स्ट है तीसरी चालकता विधि। चालकता विधि में क्या करेंगे बच्चों? ये तेलीय पायस और ये हमारे पास क्या है? जलीय पायस। देखिए चालकता विधि को हम देख लेते हैं बच्चों एक बार। कि बच्चे हम यहाँ से चालकता विधि देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? तेल ज्यादा और यहाँ क्या है? पानी ज्यादा है। दोनों में आपने ये कैथोड डाल दिया और यहाँ पर क्या डाल दिया? एनोड। ये देखिए प्लस माइनस, यहाँ से भी हमने इस तरह से कर दिया, ये प्लस और ये माइनस। मुझे बताइए चालकता किसमें ज्यादा होती है? पानी में ज्यादा होती है कि तेल में ज्यादा होगी? सीधी सी बात, आप कहेंगे पानी की चालकता ज्यादा होगी, तो ठीक है, जिसकी चालकता ज्यादा है वो जलीय पायस, जिसकी चालकता कम है वो कैसा होगा? तेलीय पायस होगा। इस तरह से पता लग जाता है। ठीक है, ये विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नाम नाम लिख लो, बाकी इतनी जरूरत नहीं है इसके बारे में डिटेल लिखने की बच्चों। अब यहाँ से बच्चों देख लीजिए पायस के गुण क्या होते हैं। पायस के कोलाइडी कणों का आकार सोल से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कहने का मतलब है सोल भी एक कोलाइडी तंत्र है और पायस भी कोलाइडी तंत्र है, जिसके अंदर पायस का कोलाइडी कण बड़ा होता है तथा सोल का कोलाइडी कण छोटा होता है। कोलाइडी विलयन की भांति पायस भी टिंडल प्रभाव और बायनी गति प्रदर्शित करते हैं, वही टेढ़ी मेढ़ी गति प्रदर्शित करते हैं तथा इसके कण भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। जलीय पायस की चालकता ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है जलीय पायस की चालकता? क्योंकि आप कैथोड एनोड लगाएंगे तो आसानी से पानी में जो आयन है वो गमन कर सकते हैं। तेलीय पायस की शांता अधिक होती है। तेल ज्यादा गाढ़ा होता है, शांता का मतलब गाढ़ेपन से। तेलीय पायस क्या होगा? मतलब कम देरी से बहेगा, मतलब शांता ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा। पायस को गर्म करके आधिक्य में विद्युत अपघटय मिलाकर इमल्सी कारक को नष्ट करके पायस विलयन को समाप्त किया जा सकता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे ही दूध को गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर जो मलाई की परत होती है वो ऊपर की ओर आने लगती है, अर्थात उसमें से हम वसा वाली चीजें क्या करते हैं? अलग करने लगते हैं। विद्युत अपघटय मिलाकर दूध में जैसे ही 2 बूंदे आपने नींबू की मिलाई तो उसके बाद क्या होगा? उसमें से पनीर अलग होने लगता है, अर्थात इमल्सी कारक नष्ट हो जाता है विद्युत अपघटय मिलाते ही, और वहां से पायस में से उसकी जल वाला और तेल वाला भाग दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? अलग अलग हो जाते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया इमल्सी कारक वाली चीज को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम आगे।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हमारे पास है कोलाइड के अनुप्रयोग। ठीक है, कोलाइड के 9 अनुप्रयोग इसके अंदर है दे रखे हैं। कोलाइड औषधियां, धूम्र अवक्षेपण, वाहित मल निष्कासन, रबर व्यवसाय, जल का शोधन, डेल्टा निर्माण, चर्म शोधन, रक्त का स्कंदन और आकाश का नीला रंग। इसके अंदर से चर्म शोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ाएंगे हम। जो मेन मेन चीजें हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कोलाइडी औषधियों की। देखते हैं यहाँ से पॉइंट। देखिए बच्चों, कोलाइडी औषधियां, सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कोलाइडी कण अच्छे अधिशोषक होते हैं, अर्थात कोई भी चीज को आसानी से अधिशोषित कर सकते हैं। तो शीघ्रता से अधिशोषण हो जाने के कारण कोलाइडी औषधियां क्या होती हैं, अधिक प्रभावी होती हैं। तो फटाफट अगर अधिशोषित हो जाए तो इसका मतलब कोलाइडी औषधियां कैसी होती हैं बच्चों, प्रभावी होती हैं। तो यहाँ से अधिशोषण शीघ्रता से होगा, जल्दी काम करेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, इसके अंदर हम जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आर्जिरोल तथा प्रोटोरजिरोल। पेपर में आ सकता है आर्जिरोल तथा प्रोटोरजिरोल क्या है, चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन को आर्जिरोल या प्रोटोरजिरोल कहते हैं। अर्थात प्रोटोरजिरोल क्या है, चांदी का रक्षित कोलाइडी विलयन जो आंखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार के लिए काम आता है। प्रोटोरजिरोल का यूज क्या है, आंखों की पलकों में अगर रोग हो गया है तो उसके उपचार के लिए किसको काम में लेते हैं, चांदी का रक्षित कोलाइडी विलयन। दूसरा देखिए, अगर गोल्ड का कोलाइडी विलयन है, मैग्नीज का है, कैल्शियम, आयरन, तांबा, तो ये स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में काम आती हैं। अर्थात यहाँ टॉनिक का काम क्या करते हैं, गोल्ड का कोलाइडी सॉल्यूशन, कैल्शियम का कोलाइडी सॉल्यूशन टॉनिक का काम करते हैं। कोलाइडी गंधक अगर है, कोलाइडी मतलब है इन सबके कण बस थोड़े से बड़े हैं, कीटाणुनाशक होता है। चौथा पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोलाइड एंटीमनी, अर्थात एंटीमनी को बोलते हैं एसबी। कोलाइड एंटीमनी काला अजर, काला अजर होता है ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर काला अजर। ठीक है, इसके उपचार में काम आता है बच्चों। ये काला अजर रोग जो होता है, ये सीसी फ्लाई जो होती है, सीसी फ्लाई की स्पेलिंग है TSE। सीसी फ्लाई एक मक्खी होती है, मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। इसे हिंदी में अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के द्वारा ये काला अजर रोग होता है, जिसे इंग्लिश में ब्लैक फीवर कहा जाता है। ट्रिपेनोसोमा नाम का जीवाणु जो होता है वो इसका वाहक होता है। बायोलॉजी वालों को ज़्यादा मतलब बायोलॉजी में इस चीज़ का नॉलेज भी आती है, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि काला अजर रोग ब्लैक फीवर बोलते हैं, और ये सीसी मक्खी के काटने से होता है, जो ट्रिपेनोसोमा जिसका वाहक होता है। तो इसका उपचार किसे करते हैं, कोलाइड एंटीमनी से करते हैं। तो बच्चों यहाँ से इस वाले पॉइंट को ज्यादा अच्छे से याद कीजिएगा, पहला और चौथा। चलिए आगे पढ़ें। नेक्स्ट है अपना कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, धूम्र अवक्षेपण। ये क्या चीज होती है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर याद करेंगे। धूम्र मतलब क्या है, अपना धुआं। वायु में परिक्षिप्त कार्बन कणों का कोलाइडी तंत्र है। मैंने आपको बताया था धुआं कोलाइडी तंत्र है। कैसे, धुएं में क्या होती है, एक तो गैस होती है, या हवा मान लो, तथा गैस में किसके कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, जिसके अंदर ये एरोसोल नाम का कोलाइडी तंत्र बनाता है। गैस अधिक मात्रा में होती है, कार्बन के कण कम मात्रा में होते हैं, अर्थात कोलाइडी तंत्र का निर्माण होता है। आगे देखें, इन कार्बन कणों की धुएं में पृथक करने के लिए विपरीत आवेशी धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अवक्षेपित कर लेते हैं, तथा चिमनी से निकलने वाली गैसें धूम रहित हो जाती हैं। चलो ढंग से समझाते हैं इसको बच्चों, और क्या चीज है इसके अंदर। होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर जितने भी अनुप्रयोग है वो संबंधित किससे हैं, वो संबंधित है अवक्षेपण से। कैसे संबंधित है अवक्षेपण से, जैसे कार्बन का जो कण होता है कोलाइडी कण, जो धुएं में कार्बन के कण होते हैं, इनके ऊपर होता है ऋणावेश। कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। जैसे ही हम इसको चिमनी से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं, चिमनी से गुजारते हैं, तो वहां पर एक धातु का गोला होता है जिसके ऊपर होता है धनावेश। जैसे ही इस धातु के गोले पर धनावेश होता है, ये कार्बन का कण जैसे ही इससे टकराता है तो ये अपना ऋणावेश इस धातु के गोले से टकरा कर खत्म कर देता है, और सारे कार्बन के जो कण होते हैं वो नीचे की ओर जमा हो जाते हैं। और इसका कारण क्या हुआ, अर्थात प्लस से माइनस को क्या कर दिया गया, अवक्षेपित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ से ये तो बता दिया, इन कार्बन के कणों के धुएं में पृथक करने के लिए, मतलब कार्बन के कणों को धुएं से हटाने के लिए विपरीत आवेशित, आ गया विपरीत आवेशित, अर्थात मैंने आपको बता ही दिया कार्बन कणों पर कौन सा आवेश माना जा रहा है, नेगेटिव। और इससे विपरीत आवेशित प्लेटों के संपर्क में, अर्थात
धनावेशित प्लेटों के संपर्क में लाकर क्या कर लेते हैं, अवक्षेपित कर लेते हैं, जिससे चिमनी से निकलने वाली गैसों में धुएं रहित हो जाती हैं। अर्थात अगर कार्बन के कण नीचे अवक्षेपित हो गए तो वहां से निकलने वाले धुएं में कार्बन के कण उपस्थित नहीं होंगे, अर्थात केवल एक गर्म हवा होगी जो उस चिमनी से बाहर वायुमंडल में चली जाएगी, कार्बन के कण वायुमंडल में नहीं जाएंगे। देखिए बच्चों, चित्र से समझते हैं एक बार इसको। जैसा कि बच्चों यहाँ से आप एक चित्र देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या गुजारा गया, कार्बन और धूलयुक्त गैसें यहाँ से गुजारी गई। ये आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर प्लेटें लगी हुई हैं ये प्लेटें। ऊपर देखिए उच्च विभव, उस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है कि नहीं। यहाँ से ये देखिएगा बच्चों, यहाँ से ये आपको मैंने कहा इस पर आवेश कौन सा है, प्लस, अर्थात कार्बन पे आवेश कौन सा होगा, नेगेटिव। फिर ये कार्बन धुआं यहाँ से जाएगा, अगर ये प्लस वाला है पूरा की पूरा, तो ये सारे कार्बन के कण जो होंगे जिस पर नेगेटिव आवेश है, ये इससे सारा क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। जैसे ही इस प्लेट से टकराएगा, जो कि कैसी है बच्चों, धनावेशित है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ से सारा धुआं जो होगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जो आपको दिख भी रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से होगा क्या बच्चों, यहाँ से आप यहाँ से एक चीज यहाँ से देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे इसमें से हवा निकलेगी और जो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, चिमनी में जाएगी। अब यहाँ से केवल क्या होगी, इस जगह पर केवल हवा होगी और वो गर्म हवा होगी। आगे लिखा हुआ है कण रहित व्यर्थ गैसें, अर्थात अब इसके अंदर कोई कार्बन के कण नहीं है, केवल क्या है, गैस है, हवा है केवल, ठीक है। और ये कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन और धूल कण, अर्थात सारे कार्बन के कण जो हैं वो सारे नीचे की ओर जमा हो गए। मैं आपको बता दूं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसका चित्र आ चुका है एक बार, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाहित मल निष्कासन अर्थात सीवेज डिस्पोजल। जो सीवेज है, जो अपशिष्ट पदार्थ है बच्चों, उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे जानवरों का हो गया, मनुष्यों का जितना भी अपशिष्ट हो गया, उसको कैसे निष्कासित किया जाता है। वही सेम चीज है, याद रखेगा, माइनस और प्लस दोनों मिलके क्या होंगे, उदासीन होंगे। बस यहाँ पे देखिए, जल में परिक्षिप्त मैल के कण ऋणावेशित होते हैं। कैसा आवेश होता है मैल के कणों पर, ऋणावेश होता है, ठीक है। और वैद्युत कण संचलन द्वारा पृथक किए जाते हैं। ये कण एनोड पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेप का खाद के रूप में और द्रव का सिंचाई में उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ से समझिएगा, ये हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से हमने पूरा वह ले लिया जिसके अंदर गंदगी है, लेकिन इस गंदगी में हम जानते हैं इसके अंदर जो गंदगी का कण है उस पर कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है। हमने क्या लगा दिया, यहाँ से कैथोड और एनोड लगा दिए। अब चूंकि इस पर नेगेटिव आवेश है तो सारा नेगेटिव आवेश किस ओर आकर्षित हो जाएगा, एनोड की ओर आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ से सारा गंदगी इस एनोड के ऊपर जमा होती चली जाएगी, अर्थात सारा जो पानी होगा वो मैल फ्री हो जाएगा और सारी गंदगी एक एनोड पर जमा हो जाएगी। और इस जो गंदगी जमा होगी, अगर जानवरों का वेस्ट पदार्थ है तो वो खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इस पानी को सिंचाई के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। देखते हैं बच्चों आगे। बच्चों यहाँ से आपको एक चीज तो कंफर्म है, इन सब चीजों में हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि एक पे नेगेटिव आवेश होता है और दूसरे पे पॉजिटिव होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, वो उदासीन हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इसके अंदर आगे अगला व्यवसाय क्या कहता है, रबड़ व्यवसाय। रबड़ जल में उपस्थित ऋणात्मक रबर कणों का पायस है, अर्थात रबर के कणों पर कौन सा आवेश है बच्चों, नेगेटिव। रबड़ क्षीर भी कहते हैं, रबड़ पायस को हम रबड़ क्षीर भी कहते हैं। जैसे ही इसे उबाला जाता है, प्रोटीन की रक्षक परत जो प्राकृतिक रूप से कणों को ढके रहती है, टूट जाती है। इस प्रकार रबर के कण जो होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित लवणों की विक्रिया से अवक्षेपित होते हैं। अवक्षेपित रबड़ का गंधक से उपचार कर वल्कनीकृत रबड़ बनाते हैं। बच्चों अगर आपने मेरे चैनल पे पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है या पहले आप कभी पॉलीमर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो मैं आपको एक चीज यहाँ से बता दूं, पॉलीमर चैप्टर में वल्कनीकृत रबड़ का पूरा डिटेल है, इवन स्ट्रक्चर भी वहाँ दी हुई है, तो वहां पर मैंने इस चीज को समझाया भी था। थोड़ा और एक्सप्लेन करने की यहाँ भी कोशिश करती हूँ, समझिएगा। होता क्या है बच्चों, जब रबड़ रबड़ प्राप्त होता है रबड़ के पेड़ से, रबड़ का पेड़ होता है, अगर उसका नाम बताएं तो हेविया ब्रेसिलियंसिस होता है। आसान भाषा में समझिए तो रबड़ का एक पेड़ होता है जिससे हमें चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। इस रबड़ के पदार्थ में रबड़ के जो कण होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणावेशित होते हैं।
अगर जब रबड़ को उबाला जाता है तो यहाँ से इसके बाहर जो एक रक्षी परत होती है वो टूट जाती है, ठीक है। और रबड़ के अंदर सल्फर को अगर मिलाया जाता है, क्या मिलाया जा रहा है, रबड़ में अगर सल्फर मिलाया जाता है तो इस रबड़ की खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात उसका प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, और रबड़ में गंधक मिलाने के पश्चात रबड़ को कहा जाता है वल्कनीकृत रबड़। वल्कनीकृत रबड़ की यही विशेषता होती है कि सामान्य रबड़ में खींचने की क्षमता कम होती है, जबकि वल्कनीकृत रबड़ में खींचने की क्षमता ज्यादा रहती है। आप सभी जानते हैं वह रबड़ ज्यादा अच्छा होता है जिसमें अच्छी तनन क्षमता होती है, उसको अच्छा खींचा जा सके। अब बात आती है, अगर किसी वस्तु पर रबड़ की परत चढ़ानी हो तो कैसे चढ़ाई जाए। तो बच्चों, कोई भी आपने देखी होंगी चीजें, बहुत सारी लोहे की चीजें देखी होंगी जिसके ऊपर एक रबड़ का हत्था चढ़ा होता है, रबड़ का परत चढ़ा होता है। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ से हमने क्या लिया, हमने पात्र लिया जिसके अंदर हमने रबड़ का विलयन डाल दिया, ठीक है। रबड़ के विलयन पे ध्यान रखिएगा कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है। जिस भी लोहे की चीज पर हमें चढ़ानी है परत, उसका हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, तथा दूसरा हिस्सा क्या रखा, कैथोड रखा। अब होगा क्या, मान लीजिए इसके ऊपर हमें रबड़ की परत चढ़ानी है पूरे पर, तो हम करेंगे क्या, इसके अंदर धारा प्रवाहित कर दी जाएगी और नेगेटिव आवेशित रबड़ के कण इस एनोड पर, जिस पर रबड़ की परत चढ़ानी है, फटाफट आकर्षित होते हुए चले जाएंगे और इस पूरे के ऊपर रबड़ के कण जमा हो जाएंगे। इस प्रकार रबड़ के, बस देखो लिखा हुआ है, रबड़ के ऋणात्मक कण एनोड पर विद्युत उदासीन हो जाते हैं। मतलब इस प्रकार से रबड़ के कण जो होते हैं उस पदार्थ में जमा हो जाते हैं और रबड़ की परत उस पदार्थ पे चढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रयोग। बच्चों यहाँ से अगला जो प्रयोग है ये है अपना पानी का शोधन, जल का शोधन। कौन सा है ये, जल का शोधन, जिसको मैंने आपको एक क्वेश्चन के रूप में लिखवा दिया है। फिटकरी पीने के पानी को कैसे शुद्ध करती है। अगर आपको फिटकरी का सूत्र नहीं पता है तो मैं आपको सूत्र बता देती हूँ बच्चों, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये डॉट लगा दिए बीच में। अब यहाँ से आप देख रहे हैं फिटकरी के सूत्र में कौन सा आयन है, एल्यूमिनियम आयन। अशुद्ध जल में मिट्टी के कणों पर कौन सा आवेश होता है, अशुद्ध जल में क्या होता है, मिट्टी के कण होते हैं, अशुद्धियां होती है। मिट्टी के कण पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। और फिटकरी में एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, ये दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन उपस्थित होते हैं। तो मतलब मिट्टी कण पर ऋणावेश है और फिटकरी में कौन सा आवेश है, धनावेशित है। तो अब आप समझ गए होंगे ये अपने पास गंदा पानी है, अर्थात जैसे ही आपने इसके अंदर फिटकरी मिलाई तो फिटकरी मिलाती होगा क्या, ऋणावेशित और ये एल्यूमिनियम आयन दोनों एक दूसरे से क्रिया कर लेंगे और नीचे की तरफ सारी गंदगी अवक्षेपित हो जाएगी, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को उदासीन करते हैं और अवक्षेपित करते हैं और सारा गंदगी नीचे आ जाएगी और पानी पीने का शुद्ध हो जाएगा और उसे छान लिया जाएगा। इस क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। मैंने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है बच्चों, यहाँ से अपने पृष्ठीय रसायन से जो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करते हैं। चिंता मत कीजिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मैं आपके लिए एक अलग और एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको पृष्ठीय रसायन से संबंधित जितने क्वेश्चन हमने यहाँ करा दिए उनको भी ले लेंगे हम, रिवीजन हो जाएगा हमारा, और जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का एक वीडियो हम बना देंगे जो केवल पृष्ठीय रसायन पर आधारित क्वेश्चन आंसर होंगे। तो उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 2-3 एग्जाम्पल और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं हम बच्चों। बच्चों यहाँ से अगला क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण, जो मैं आपको बता दूं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना तो आप सभी जानते हैं, जब नदी का पानी समुद्र से मिलता है तो वहां डेल्टा का निर्माण होता है। इतना तो आप सभी जानते हैं, नदी का पानी समुद्र से मिलता है तो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। होता क्या है, जब नदी समुद्र से मिलती है तो नदी का पानी और समुद्र का पानी मिलकर वहां पर मिट्टी के साथ अवक्षेपित हो जाते हैं और त्रिभुजाकार आकृति बनती है। देखिए यहाँ से नदी का जल अपने साथ रेत के कण और बहुत सारे पदार्थ निलंबित अवस्था में ले जाता है। निलंबित मतलब कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र के खारे पानी का कारण है समुद्र में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का होना।
और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है मिट्टी के कणों पर अशुद्धियां कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। अर्थात नदी में मिट्टी पर होता है नेगेटिव आवेश तथा समुद्र के पानी में कणों पर होता है पॉजिटिव आवेश। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर कणों को क्या करते हैं, आपस में अवक्षेपित करते हैं और ये सारा त्रिभुजाकार आकृति में अवक्षेपित हो जाता है। देखिए यहाँ से समुद्र के जल में उपस्थित अनेक विद्युत कण नदी के जल में उपस्थित कोलाइडी रे तथा अन्य कणों का अवक्षेपण कर देते हैं। ये पदार्थ एकत्र होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं और इसी को डेल्टा निर्माण कहते हैं। आइए चित्र से समझें इसको बच्चों। बच्चों यही चित्र आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ से किस तरह से, ये तो है समुद्र का पानी जिसके अंदर पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, बहुत सारे आयन होते हैं। ये है अपना नदी का पानी। नदी यहाँ से बहती हुई आती है इस तरह से, और जब बहती हुई आती है तो यहाँ पर ये बड़े बड़े कण आपको जो दिख रहे हैं ये है रेत के कण, जिन पर आवेश कौन सा है, ऋणावेश। जब ये आपस में मिलते हैं तो देखिए त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है और इसी का नाम क्या है, डेल्टा। कारण क्या है डेल्टा के निर्माण का, रेत के कणों पर ऋणावेशित तथा समुद्र के जलों में धनावेशित आवेश का होना, माइनस और प्लस मिलकर अवक्षेपण हुआ और वहीं डेल्टा का निर्माण हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर पर खरोंच लगने के कारण बहते हुए रक्त स्राव को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है। अर्थात अगर शरीर पर खरोंच लगती है तो ब्लड अगर आता है तो आप देखा होगा आपने अपने फादर को या पेरेंट्स को, किसी को देखा होगा, नाई की दुकान पे देखा होगा कि वहां पर फिटकरी जरूर होती है। जब शेविंग बनाई जाती है और अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो तुरंत फिटकरी को लगा दिया जाता है और ब्लड का रहना वहीं रुक जाता है। कारण क्या है, क्योंकि रक्त जल में एल्बुमिन जैसे, ये एल्बुमिन पदार्थ का नाम है, जैसे पदार्थ हुआ कोलाइडी विलयन होता है जिसमें कौन सा कण होता है, ऋणावेशित कण होता है। और फिटकरी में कौन से कण होते हैं, एल्यूमिनियम आयन, अभी देखा हमने। तो रक्त में तो नेगेटिव कण है और फिटकरी में कौन सा कण है, पॉजिटिव कण है। तो प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा और वहीं रक्त का बहना रुक जाएगा। तो रक्त के ऋणावेशित कणों का फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों द्वारा स्कंदन हो जाता है और बहते हुए रक्त का रुकना, मतलब बहता हुआ रक्त वहां पर रुक जाता है। इसीलिए खरोंच लगने पर फिटकरी का उपयोग किया जाता है। हो सकता है फिटकरी ना दे के आपको FeCl3 भी दे सकता है, तो मैं आपको बता दूं FeCl3 में भी +3 Fe+3 आयन ही होते हैं। वही यहाँ भी ऋणावेश और यहाँ धनावेश, दोनों आपस में क्या कर देंगे, अवक्षेपण कर देंगे। तो यहाँ से जितने भी कोलाइड के अनुप्रयोग हैं बच्चों, वो सारे की सारे निर्भर किस पे कर रहे हैं, वो सारे निर्भर कर रहे हैं प्लस और माइनस से जुड़कर यहाँ पर अवक्षेपण पर निर्भर कर रहे हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से आकाश का रंग नीला क्यों होता है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने आपको टिंडल प्रभाव जब कराया था वहां पर भी इसको समझाया था। देख लीजिए, वायुमंडल में धूल और जल के असंख्य कण उपस्थित होते हैं। ये तो आप जानते हो, हमारे एनवायरमेंट में पानी के कण भी हैं और धूल के कण भी हैं, ठीक है। जैसे ही ये कण क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये धूल का कण है, इसके ऊपर क्या गिरता है, सूरज का प्रकाश। जैसे ही सूरज का प्रकाश गिरता है, ये कोलाइडी कण जो होता है, धूल के कण क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो ये कण क्या करते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। हम जानते हैं नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरंग की लंबाई, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य, ये सबसे कम होती है। इसलिए शेष प्रकाश अवशोषित हो जाता है, अतः प्रकाश नीला रंग का दिखाई देता है। तो आपको मैंने बता दिया, धूल के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और नीले रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम होती है, अतः आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। अगर वायुमंडल को पार करके धरती से बाहर चले जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसे रंग का दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष का रंग बच्चों काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष का रंग काला, क्योंकि आप जानते हैं अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है। वहां ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। मैं कह दूं वहां पर कोई धूल कण नहीं है, वहां कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण वहां पर कोई धूल का कण नहीं होता जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके। भाई सूरज का प्रकाश तो होता है लेकिन वहां पे धूल के कण नहीं होते जो उस प्रकाश का प्रकीर्णन
कर सकें। अतः अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है, लेकिन आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देना। तो ये मैंने आपको यहाँ से कंसेप्ट बच्चों क्लियर कर दिया है यहाँ से। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें समझ आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन और है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर सकता है आपको, देख लीजिए एक बार बच्चों यहाँ से। क्वेश्चन है फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में बच्चों उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। कैसे, आपने देखा होगा शुरुआत में जो फोटोज निकलती थी कैमरे से, एक नेगेटिव निकलता था एक पॉजिटिव। नेगेटिव ब्लैक कलर का होता था, इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का जिलेटिन के साथ मिश्रण बनाया जाता था तथा सिल्वर ब्रोमाइड की परत फैलाई जाती थी। उस सिल्वर ब्रोमाइड की परत के कारण ही फोटो दिखाई देती थी। तो फोटोग्राफी में याद कर लीजिएगा सिल्वर ब्रोमाइड अर्थात AgBr का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ से अपना जो चैप्टर है आज यहाँ फिनिश होता है। मैंने आपको ऑल पॉसिबल सारी चीज़ें यहाँ से कराई हैं। अब जो अपना इस वीडियो का भाग रह गया है वो है बच्चों क्वेश्चन आंसर। मैं आपको क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी ही, तो हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपन मिलेंगे, ठीक है। आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी चैप्टर्स को बच्चों कुकू केमिस्ट्री जहाँ लिखा हुआ है वहाँ टैप कीजिए और उसमें देखिए जाके प्लेलिस्ट में जाकर कि मैडम ने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ से देखकर सारा कंटेंट देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए गए हैं। नोट्स के लिए बच्चों टेलीग्राम चैनल कुकू केमिस्ट्री को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जाकर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में। चलिए मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।